नमस्कार। मैं हूं विमल चुन्नी। आप देख रहे हैं बिहार व्यू। और आज बहुत बहुत लोहड़ी मुबारक हो, बिहू मुबारक हो, और जो मकर संक्रांति दही चूड़ा है कल के लिए वो भी मुबारक हो। पूरे थाईलैंड से लेकर काबुल तक जो है ये मकर संक्रांति का त्यौहार जो है मनाया जाता है। और ये हमारी खेती से भी रिलेटेड है और ये हमारे वेदर से भी रिलेटेड है, सूर्य से भी रिलेटेड है। भारत में इस वक्त सिर्फ दो विषयों पर चर्चा हो रही है। पहली चर्चा जो हो रही है वो राम मंदिर पे हो रही है और अलग अलग तरीके के धुन गाने बज रहे हैं। झोपड़ी में आए मेरे राम, दिवाली मनाएंगे राम। हाँ, ये चल रहा है। तो एक अयोध्या चल रहा है पूरे भारत में, जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है। दूसरा क्या चल रहा है? दूसरा चल रहा है इंडिया गठबंधन, यानी कांग्रेस के साथ जो गठबंधन बनाया जा रहा है 2024 के चुनाव के लिए, उसकी चर्चा हो रही है। आखिर क्यों हो रही है 2024 के चुनाव की चर्चा कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर? क्या कांग्रेस को सभी गठबंधनों की जरूरत है या सभी दलों को कांग्रेस की जरूरत है? हम लोग बात आज बीजेपी पे और एनडीए पे नहीं करेंगे। आज हम बात नरेंद्र मोदी पे नहीं करेंगे। आज हम बीजेपी पे थोड़ी सी भी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ इंडिया गठबंधन पे। और इंडिया गठबंधन में भी हम उन दलों की बात करेंगे जो दल कभी एनडीए के साथ थे। हम बात करेंगे टीएमसी की, हम बात करेंगे जेडीयू की, हम बात करेंगे शिवसेना की, और हम बात करेंगे जो कांग्रेस के पुराने सहयोगी दल रहे हैं जैसे आरजेडी और एनसीपी। साउथ की बात छोड़ दीजिए, साउथ में उनका गठबंधन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नया गठबंधन नहीं है वहां पे। लेकिन ये हिंदी बेल्ट में और ये बंगाली बेल्ट में जहां जहां कांग्रेस ने अपना वजूद खो दिया था, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, इवन पंजाब में भी उसने अपना वजूद करीब करीब आम आदमी की पार्टी की सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है कि खो दिया है। लेकिन क्या सचमुच कांग्रेस और राहुल गांधी कमजोर हो गए हैं? नहीं। भारत जोड़ो यात्रा और साउथ में दो राज्यों में आने के बाद, क्योंकि पिछला चुनाव जो तेलंगाना का था, मैं तेलंगाना में था और मैंने वहां ऑब्जर्व किया कि अब जो मोदी एंटी ग्रुप है, जो मोदी के अगेंस्ट चुनाव लड़ना चाहता है, जो चाहता है बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ना चाहता है, उनका वोटर्स कौन है? उनका वोटर्स वही है जो कभी कांग्रेस का खास वोटर होता था। लेकिन अब वो वोटर जो है वो टीएमसी को वोट देता है। अब वो वोटर जो है वो आरजेडी को तो 20-25 सालों से वोट दे रहा है। अब वो वोट जो है इस बार शिवसेना और एनसीपी के साथ देगा क्या? क्यों चाहती हैं ममता बनर्जी इस गठबंधन को? क्यों चाहते हैं नीतीश कुमार इस गठबंधन को? इंडिया गठबंधन जो नाम दिया गया है, जिसमें आज ऑफर दिया गया था शायद नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेटर बनने का, जिसमें वो नहीं बने, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। जो चैनल, टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स पे जो खबर आ रही है, आज आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं वो कांग्रेस के लोगों के साथ भी मीटिंग के, वर्चुअल मीटिंग के बाद मिलने गए। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस जो है वो इनके हाथ में नहीं आ रही है? क्योंकि इस बार नहीं आ रही है इनके हाथ में क्योंकि इस बार कांग्रेस थोड़ी अच्छी स्थिति में है। ये मेरा आकलन है। आप कह सकते हैं कि बिहार में कांग्रेस कहां है, लेकिन बिहार में एक एमपी कांग्रेस का है।
और अगर आप जेडीयू की बात करते हैं, जो 17 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है, वो 17 सीटें उसने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी थी। और कांग्रेस और आरजेडी का संबंध तो पिछले 20-25 सालों का है, 20 सालों का है, 22 सालों का कह सकते हैं आप। कि ये सभी दलों के पास जो अहम वोटर्स हैं वो कांग्रेस के ही वोटर्स हैं। और इस बार की जो पारी है, राहुल गांधी ने हर मुद्दे पे बीजेपी का जो विरोध किया है, मोदी गवर्नमेंट का जो विरोध किया है, तो मोदी विरोधी वोटर्स जो हैं नेशनल नेटवर्क पे, उनको लगता है कि राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा लड़ाई मोदी के साथ लड़ी। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट सीट तक गंवा दी, फिर उसको बहाल हुआ। गुजरात कोर्ट ने जिस तरह उन्हें ये किया, पार्लियामेंट में जिस तरह उनको घर छोड़ना पड़ा। तो इस बार जो वोटर्स है, जो खासकर मैं उन वोटर्स की बात कर रहा हूं जो बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के एकदम 100% एंटी वोटर्स हैं, जिन्होंने कभी भी बीजेपी को वोट नहीं दिया, उन वोटों में भी 2-3 भाग बढ़ गया है इस बार। क्योंकि उनका वोट भी कुछ हिस्सा इस बार हो सकता है बीजेपी को वोट दे, और जो कुछ हिस्सा जो है वो कांग्रेस की तरफ एक उम्मीद से देख रहा। मैं बात कर रहा हूं अल्पसंख्यक वोटर्स की, खासकर मुस्लिम वोटर्स की मैं बात कर रहा हूं। मुस्लिम वोटर्स को ये लग रहा है पूरे इंडिया में कि राहुल गांधी ने अपनी जो ये पूरी पारी है, इसमें मोदी के अगेंस्ट वॉइस जो है उनका ज़्यादा लाउड था बनिस्बत बाकी विपक्षी नेताओं के मुकाबले। ममता बनर्जी टीएमसी के बल पे भले ही वो कहें कि वेस्ट बंगाल में वो बीजेपी का विरोध कर रही हो, बीजेपी वेस्ट बंगाल में कहीं नहीं थी। वहाँ जो जड़ें थी वो लेफ्ट की जड़ें थी, और कांग्रेस ने भी अपनी कुछ सीटें हमेशा बरकरार रखी हैं, जैसे मालदा वगैरह की जो सीट्स हैं, या मुर्शिदाबाद की जो सीट है, इसमें कांग्रेस हमेशा अपनी मौजूदगी महसूस कराते रही है, चाहे वो लेफ्ट का शासन रहा हो या टीएमसी का शासन रहा हो। अब ममता बनर्जी उन्हें 2 या 3 पे देना चाहती हैं। अगर इस बार कांग्रेस जितनी ताकतवर है, वो ताकत भले ही उसकी जीत में ना शामिल हो, लेकिन वो अगर अकेले लड़ती है तो बाकी जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं वो बहुत कमजोर होंगी। और विरोधी पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस का वोट तो लेना चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस को अपना वोट नहीं देना चाहती, यानी अपने हिस्से की सीटें नहीं देना चाहती, कांग्रेस के हिस्से की सीटें लेना चाहती है। ये पूरा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो इसका नाम दिया गया है, इसमें सभी दल चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो त्याग करे, वो कम से कम सीटों पे लड़े, और जो बाकी सीटें हैं वो छोड़ दे उन दलों के लिए जिन दलों का वर्चस्व अपने अपने राज्य में है। शिवसेना की भी मजबूरी है इस बार कि वो अकेले लड़ती है चुनाव, एनसीपी और कांग्रेस के साथ लड़ती है चुनाव। कितने सीटों पे लड़ती है चुनाव, क्या वो बार्गेनिंग पावर पे है? क्या वो कांग्रेस और एनसीपी को ये कह सकती है कि मैं इतनी सीटों पे लड़ूंगी? शिवसेना कह सकती है क्या? शिवसेना मीन्स उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। बीजेपी और एनडीए के साथ जो शिंदे वाली शिवसेना है उसकी बात नहीं कर रहा मैं। उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, क्या वो स्ट्रांगली कह सकती है? क्या वो अकेले लड़ सकती है? टीएमसी जो है वो क्यों कहती है कांग्रेस को 2 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा? क्या कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है वहां? अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है वेस्ट बंगाल पे पूरी की पूरी सीटों पे, तो जो वोटर टीएमसी के हैं, ये मानकर चलिए उनका रुझान कांग्रेस की तरफ भी होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से टीएमसी वहां है। उसमें जो एक नाराजगी होती है लोगों को एक चेहरे से, वो नाराजगी वाला वोट तो कांग्रेस को जाएगा ही, साथ साथ जो कांग्रेस का खोया हुआ वोट बैंक है वो भी कांग्रेस के साथ जुड़ेगा। बिहार में
आरजेडी के साथ कांग्रेस को इसलिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आरजेडी जीतने के बाद भी कांग्रेस के का ही साथ देगी, ना कि वो बीजेपी का साथ देगी। लेकिन जेडीयू के ऊपर कांग्रेस उतना भरोसा नहीं कर सकती है। और सच पूछिए तो ये इंडिया गठबंधन में अगर आप कोऑर्डिनेटर बन भी जाते हैं तो कोऑर्डिनेटर का अब क्या रोल है? अब तो सीधा सीधी चुनाव में 2 महीने रह गए हैं, 3 महीने। कभी भी फरवरी के बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है, और चुनाव की घोषणा जैसे ही सीबीएसई के जो ये 10th और 12th के एग्जाम्स ओवर हो रहे होंगे, हो सकता है इलेक्शन कमीशन उस वक्त चुनाव की घोषणा कर दे। तो कांग्रेस अगर इनके साथ नहीं जाती है तो इन दलों को घाटा है, कांग्रेस को कोई घाटा नहीं है। कांग्रेस इन राज्यों में जितने नंबर्स पे है उस नंबर से वो बढ़ सकती है, घटने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप ये कह सकते हैं बिहार में कांग्रेस कहाँ है? बिहार में जो कांग्रेस का जो वोटर जो है, जो कांग्रेस को छोड़ चुका है, लेकिन जो कांग्रेस के जो पुराने वर्कर्स हैं जिन्होंने कांग्रेस को इतने सालों के बाद भी नहीं छोड़ा है, वो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किसी दिन भी कांग्रेस का वो पुराना दिन आएगा। हम बीजेपी की बात आज नहीं कर रहे हैं, हम आज एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज ये बात कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है? तो मैं कहूँगा कि हाँ, बहुत बड़ा है। वो जो खोया हुआ वोट बैंक था उनका, जिसको वो डंके की चोट से कह सकते थे कि ये मेरा वोट बैंक है, ये मेरे वोटर्स हैं, वो अब क्षेत्रीय पार्टियों से ज़्यादा कांग्रेस पे बिलीव करेंगे। क्योंकि कांग्रेस, ये लोकसभा का चुनाव है, स्टेट इलेक्शन है नहीं है, और अगर कांग्रेस अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इन क्षेत्रीय दलों से ले सकती है, जैसे अगर वो आरजेडी और जेडीयू को मैनेज कर सकती है कि मुझे मैक्सिमम सीटें दें, तो इसमें कांग्रेस का फायदा होगा। अगर टीएमसी से वो ज्यादा सीटें लेती हैं तो कांग्रेस का फायदा होगा। और अगर कांग्रेस इनके साथ नहीं जाती है तो ये क्षेत्रीय दलों का बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिन्हें ये दिख नहीं रहा है। और ये अब कह रहे हैं लोग कि ऑलरेडी सीट डिसाइडेड है, बंद कमरे में, ड्राइंग रूम में हम डिसाइड कर चुके हैं। ठीक है, ये तेजस्वी यादव का जो बयान है, ठीक है, आरजेडी के साथ तो कांग्रेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह जा सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेटर अगर आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले बनाया रहता अगर आपने नीतीश कुमार को, तो शायद तेजस्वी यादव के सीएम बनने की संभावना बढ़ जाती थी। लेकिन अब काफ़ी लेट हो चुका है। अब लेट का जो है फायदा है नीतीश कुमार को, ये कहते हुए कि अब तो इट्स टू लेट। मैंने तो 3 कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। अच्छा, दूसरी एक जो खबर आ रही है कि ममता बनर्जी ने जो और केजरीवाल ने जो खड़गे साहब का जो नाम डाला था उस वक्त, वो रंग ले रहा है। आज उसने रंग ले लिया है वर्चुअल मीटिंग में। राहुल गांधी ने कह दिया है कि जो ममता बनर्जी जो है वो शायद नीतीश कुमार को एज अ कोऑर्डिनेटर नहीं देखना चाहती है। हालांकि अब कोऑर्डिनेटर का कोई रोल नहीं है। ये एक्चुअली में ये पूरा गठबंधन जो है ये एक पब्लिसिटी की तरह अभी तक जो है चर्चा में है। अब इसका अगर अब इसने आकार नहीं लिया तो ये जो 1.5-2 महीने से सभी चैनल्स में, सभी अखबारों में इंडिया गठबंधन के बारे में चर्चा चल रही है, इस चर्चा पे एक बहुत बड़ा बाट लगेगा, जिसका फायदा या जिसका नुकसान उन सभी 25-26 दलों, 27 दलों को जो भी इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं, उन सबको उठाना होगा। अब देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में सीट लेना चाहती है कांग्रेस से, लेकिन पंजाब में सीट नहीं छोड़ना चाहती। सो पंजाब में फ्रेंडली इलेक्शन लड़ना चाहती है, क्योंकि उनको मालूम है कि दिल्ली की जो सीटें हैं वो बीजेपी से छीनना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप सचमुच इफ यू वांट टू रिप्लेस बीजेपी और एनडीए, देन व्हाई नॉट यू आर गिविंग सीट्स इन पंजाब।
ममता जी अपनी कुछ सीटें कांग्रेस को क्यों नहीं दे रही यहाँ? नीतीश कुमार अपनी कुछ सीटें कांग्रेस को क्यों नहीं दे रहे यहाँ? क्योंकि साफ साफ ये है, खेल एकदम साफ है कि सभी लोग अपने अपने लिए खेल रहे हैं। कोई एज ए पूरी टीम नहीं खेल रहा। हर पार्टी जो है एक अपनी इंडिविजुअल टीम है और उस टीम में वो चाह रही है कि किसके प्लस होने से मेरा प्लस होगा और किसको माइनस करने से मेरा प्लस होगा। मतलब अपने प्लस के बारे में तो सोच रही है लेकिन ओवरऑल प्लस के बारे में नहीं सोच रही है। और जो मेरा जो, अब मैं लंबी बात हो गई, शायद 10-15 मिनट की बात हो गई, 10 मिनट की। मैं सारांश जो है ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो या राहुल गांधी जो पिछले 2-3 सालों से या 4 सालों से जो इस इलेक्शन में 2019 के बाद का जो ये दौर है, जो अभी सेकेंड टर्म जो मोदी का चल रहा है, इसमें बहुत ही एग्रेसिव ढंग से हर मुद्दे पे उन्होंने हर पॉजिटिव मुद्दे को भी नकारा है और ये विरोध किया है कि नहीं, मुझे आपका अच्छा काम भी अच्छा नहीं दिखता है। उन्होंने पूरा विरोध किया है और ये विरोध जो है, इस विरोध का जो प्लस पॉइंट ये है कि जो मोदी विरोधी वोटर्स हैं, जिन्होंने एकदम लॉक कर रखा है, जिनको समझाना बहुत मुश्किल है, जो बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे या नहीं देने का इरादा रखते हैं, हाँ उसमें से कुछ को बीजेपी ने तोड़ा है, ऐसा क्लेम करती है बीजेपी। लेकिन वो वोटर्स जो हैं, वो वोटर्स के सामने अगर ये 25-26 दल एक साथ आते हैं तो वो कांग्रेस को चूज करेगी, ना कि बाकी किसी दल को चूज करेगी। ये समस्या है। अगर कांग्रेस वेस्ट बंगाल में अकेले लड़ती है, यहां तक कि अगर बिहार में भी अकेले लड़ती है, पंजाब में तो उसको आप आम आदमी पार्टी उसको अंडर एस्टिमेट कर रही है मुझे लगता है, फिर भी कांग्रेस का वजूद पंजाब में अभी खत्म नहीं हुआ है और इसलिए कांग्रेस को भी लगता है कि ठीक है आपकी सरकार है राज्य में, लेकिन एमपी तो हमारे भी आएंगे पंजाब से, इसलिए कांग्रेस भी पंजाब पर उतने ज़्यादा टाइट नहीं हो रही है आम आदमी पार्टी के साथ। और महाराष्ट्र में तो इन तीनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये तीनों एक दूसरे को जुदा करके या एक दूसरे से अलग होकर चुनाव लड़ें। फेरा कहाँ है? फेरा है वेस्ट बंगाल में, बिहार में, यूपी में भी जो समाजवादी पार्टी है उसको लगता है कि जो कांग्रेस है उसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन उसको ये नहीं उनको समझ में आ रहा है कि इस बार का जो राहुल गांधी का जो मार्च भारत जोड़ो यात्रा हुआ है या कर्नाटका और तेलंगाना में वो जिस तरह से जीत कर आए हैं, वो हालांकि कांग्रेस इसकी मार्केटिंग नहीं कर पा रही है। कांग्रेस की जो विरोधी मार्केटिंग है वो ये हो रही है कि उसने राजस्थान वो हार गई है या छत्तीसगढ़ हार गई है या मध्य प्रदेश में उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, जो कि ऐसा लगता था कि शायद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन उसने तेलंगाना में अपना स्कोर किया है, साउथ में स्कोर किया है और साउथ को वो उतना इम्पोर्टेंस इस वक्त इसलिए नहीं दे रहे कि उनको लगता है कि वहाँ का जो अलायंस है उसमें उनको उतनी सफिशिएंट सीट आ जाएगी। हालांकि अभी भी वो साउथ से उनके पास अच्छी सीटें हैं कंपेयर टू नॉर्थ अगर आप देखें तो। मेरा ये मानना है कि अगर कांग्रेस जो अभी 14 तारीख है, कल या परसों से शायद राहुल गांधी जो है वो मणिपुर से अपना जो न्याय यात्रा है शुरू करेंगे और मणिपुर से वो कहाँ जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, शायद वो मणिपुर से नागालैंड आए, नागालैंड से शायद थोड़ा अरुणाचल टच करें, उसके बाद फिर वापस आसाम आए, फिर थोड़ा मेघालय जाएं। हालांकि वो मिजोरम शायद नहीं जा रहे, मेघालय वो जाएंगे शिलोंग तक, क्योंकि आसाम गुवाहाटी और शिलोंग में हार्डली 100 किलोमीटर्स का फासला है और पूरे नॉर्थ ईस्ट का कभी कैपिटल रहा है। शिलोंग वो जाएंगे शायद। और हालांकि राजीव गांधी जो हैं वो जिप्सी चला के शिलोंग से आइजॉल तक गए थे सोनिया गांधी को लेकर, और हो सकता है बच्चे भी उनके साथ रहे हों उस वक्त।
मुझे तो मेमोरी में नहीं है, लेकिन दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स जो राहुल गांधी ने खुद ड्राइव किया था शिलोंग से लेके आइजॉल तक का सफ़र। सो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस जो पिछले कई सालों से, जिसको बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, मुझे लगता है कि इसका ठीक रिवर्स हुआ है। रिवर्स ये हुआ है कि जो रीजनल पार्टी जिन्होंने कांग्रेस को रिप्लेस किया था, कांग्रेस को रिप्लेस बीजेपी ने नहीं किया है, यहाँ कांग्रेस को रिप्लेस रीजनल पार्टीज ने किया है। रीजनल पार्टी में आरजेडी से उसको कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है, उसका पुराना कॉम्बिनेशन है। आरजेडी भी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं जिनका पुराना इतिहास है कि जो एनडीए में जा चुकी हैं, एनडीए में रह चुकी हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार अगर कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ती है तो कांग्रेस को जरूर फायदा होगा। ये मेरा आकलन था। मेरा नाम विमल चुन्नी हुआ और आप देख रहे हैं बिहार व्यू, और मैं पिछले 30-35 सालों से चुनाव कवर कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है, ये मेरा आकलन है कि इस बार नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस जो है, ये पूरे इंडिया में ही जो खोया हुआ वोट बैंक था, जिसने भागलपुर दंगे के बाद कांग्रेस को छोड़ दिया था, वो इस बार बीजेपी के नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में अगर किसी चेहरे को देखती है तो वो राहुल गांधी को देखती है। और राहुल गांधी अगर इस बार 2024 के चुनाव में फायदा नहीं उठाते हैं तो फिर अगला चुनाव कैसा होगा कहना मुश्किल है। फिर मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंजॉय कीजिए मकर संक्रांति का दही चूड़ा, खिचड़ी, और अगर पंजाब में हैं तो आग वाग और सापिए, पैक शेक लगाइए, और जो आप जैसे एंजॉय करते हैं कीजिए। सो रेस्ट ऑफ द इंडियाज और रेस्ट ऑफ द पूरा जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, काबुल से लेके थाईलैंड तक कल मनाएगा अपना मकर संक्रांति दही चूड़ा, अलग अलग नाम से। सो थैंक यू वेरी मच। कितना मिनट गया?